दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। दोस्तों, नेपाल सरकार का बजट आ गया है। सरकार कह रही है यह बजट आर्थिक सुधार का बजट है, विकास का बजट है, गरीबों का बजट है, रोजगारी का बजट है, मध्यम वर्ग को राहत देने वाला बजट है। लेकिन सवाल है कि क्या यह सचमुच विकास का बजट है या फिर यह चुनावी राजनीति, करदाताओं को खुश करने और आंकड़ों का जादू दिखाने वाला बजट है। आज हम बिना राजनीतिक चश्मे का केवल तथ्यों और आर्थिक तर्कों के आधार पर इस बजट का विश्लेषण करेंगे और अंत में आप स्वयं तय करेंगे कि यह बजट है या जनता को दिखाया गया एक नया सपना। सबसे पहला सवाल, सरकार किसके लिए काम कर रही है? गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, या केवल उस मध्यम वर्ग के लिए जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं और चुनावी राजनीति को प्रभावित करता है? बजट में आयकर सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। उच्च कर दर 39% से घटाकर 29% कर दी गई है। सरकारी कर्मचारियों का वेतन लगभग 21% बढ़ा दिया गया है। डिजिटल कारोबार, शेयर बाजार और विभिन्न सेवाओं में भी राहत दी गई है। पहली नज़र में यह सब अच्छा दिखता है, लेकिन असली सवाल है, क्या नेपाल का सबसे बड़ा संकट मध्यम वर्ग ही है या गरीबी, बेरोजगारी और उत्पादन संकट? मध्यम वर्ग खुश, गरीब गायब। इस पूरे बजट में सबसे ज़्यादा लाभ किसे मिलेगा? मध्यम वर्ग को, सरकारी कर्मचारी को, संगठित क्षेत्र को, करदाता वर्गों को। लेकिन किसान कहाँ है? खेत मजदूर कहाँ है? भूमिहीन कहाँ है? दलित कहाँ है? दैनिक मजदूरी करने वाला व्यक्ति कहाँ है? मीटर ब्याज पीड़ित कहाँ है? छोटे किसान कहाँ है? बजट दस्तावेज को ध्यान से देखिए, उसे पढ़िए। आप पाएंगे कि जिन वर्गों को सबसे ज़्यादा राज्य की आवश्यकता थी वे इस बजट के केंद्र में नज़र नहीं आते हैं। क्या गरीबों के लिए कुछ नहीं किया गया? सरकार कहेगी कि दलित बाल पोषण भत्ता बढ़ाया गया, कुछ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बढ़ाए गए, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या 1000 या 2000 रुपये का अतिरिक्त भत्ता गरीबी समाप्त कर देगी? क्या इससे किसान की उत्पादन लागत कम होगी? क्या इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा? क्या इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? उत्तर है नहीं। यह उपचार नहीं है मित्रों, केवल सांत्वना है, सांत्वना। मध्यम वर्ग को राहत तो दूसरा पहलू, ये राहत का दूसरा पहलू सरकार का तर्क है कि यदि मध्यम वर्ग का हाथ में पैसा जाएगा तो बाजार में मांग बढ़ेगी। सिद्धांत रूप से यह बात सही हो सकती है, लेकिन नेपाल की अर्थव्यवस्था की समस्या यही है कि मांग बढ़े तो उत्पादन आखिर कौन करेगा? आज नेपाल का उद्योग कमजोर है, उत्पादन कमजोर है, निर्यात कमजोर है। यह मांग बढ़ी, यहाँ अगर मांग बढ़ी तो उत्पादन नहीं बढ़ा तो क्या होगा? उत्पादन कहाँ से हो पाएगा? विदेशी सामान ज़्यादा आयात होगा, व्यापार घाटा बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ेगा और अंततः महंगाई बढ़ेगी।
यानी लाभ एक वर्ग को मिलेगा लेकिन कीमत पूरा समाज को चुकाना पड़ेगा। यही है बजट का एक उद्देश्य। बैंकों में पड़ा 13 खरब रुपया और असली समस्या, सरकार कह रही है कि बाजार में पैसा नहीं घूम रहा, बैंकों में लगभग 13 खरब रुपया पड़ा है, इसलिए लोगों की क्रय शक्ति बढ़ानी जरूरी थी। इसीलिए ये मध्यम वर्ग में को कुछ राहत दिया गया है। निजी क्षेत्र क्यों उत्साहित नहीं है? व्यवसायी कह रहे हैं कि नीति अस्थिर है, कभी गिरफ्तारी, कभी नियम परिवर्तन, कभी प्रशासनिक दबाव, कभी अस्पष्ट नीतियां। ऐसे माहौल में कोई भी निवेशक जोखिम नहीं लेना चाहेगा। बजट को निजी क्षेत्र को यह संदेश देना चाहिए था कि सरकार आपके साथ खड़ी है, आपके संकट में सरकार आपके साथ है, लेकिन ऐसा संदेश नहीं दिया गया। यही कारण है कि उद्योग जगत इस बजट से उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। युवाओं के नाम पर सिर्फ भाषण। नेपाल का सबसे बड़ा संकट युवाओं का पलायन है। लाखों युवा विदेश जा रहे हैं, लेकिन बजट में युवाओं के लिए क्या है? कुछ डिजिटल घोषणाएं, कुछ प्रक्रियागत सुधार, कुछ अस्पष्ट प्रावधान, लेकिन कोई बड़ा विजन इसके लिए नहीं है। व्यवसाय दरता आसान बनाती, लेकिन उसका कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। कर्ज पहुंच आसान बनाती, कर राहत स्पष्ट करती, स्टार्टअप फंड बनाती, बाजार उपलब्ध कराती, निर्यात सहायता देती, लेकिन इनमें से अधिकांश बातें बजट में या तो नहीं है या तो बहुत कमजोर रूप में रखे गए हैं। विदेशी निवेश की बात और वास्तविकता। 3 दशक से नेपाल विदेशी निवेश के लिए खुला है, 3 दशक से, फिर भी विदेशी निवेश जीडीपी के 1% तक नहीं पहुंच पाया। यह सोचने की बात है। आज भी यह लगभग 0.2% के आसपास ही है। आइए कृषि पर। नेपाल में कृषि केवल अर्थव्यवस्था नहीं है, यह जीवन है, यह रोजगार है, यह समाज है। लेकिन बजट में कृषि के नाम पर जो सोच दिखाई देती है वह कई सवाल खड़े करती है। नीति निर्माताओं को लगता है कि बड़े फार्म, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और बड़े पैमाने की कृषि समाधान है, लेकिन नेपाल की वास्तविकता क्या है? औसत कृषि भूमि बेहद छोटी है, जमीन खंडित है, छोटे किसान बहुसंख्यक हैं। ऐसी स्थिति में बड़े फार्म मॉडल को एकमात्र समाधान मानना खतरनाक हो सकता है। क्या छोटे किसान असफल मॉडल हैं? बिल्कुल नहीं। दुनिया इसके विपरीत उदाहरणों से भरी हुई है, लेकिन हमारे अर्थ मंत्रालय ने उस पर ध्यान नहीं दिया। भारत का अमूल मॉडल, सह्याद्री फार्म्स, IFSCO, फिर आप बांग्लादेश का इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, इन सभी छोटे किसानों को संगठित करके सफलता हासिल की है। यह नेपाल में भी की जा सकती थी, लेकिन इस पर बजट ध्यान नहीं दिया। अब आइए, सबसे बड़ा चीज है कि बिजली महंगी, टैक्स ज्यादा, जनता को क्या मिला? अब आते हैं उस सवाल पर जो हर नागरिक पूछ रहा है। बिजली की कीमतें बढ़ रही है, विभिन्न कर बढ़ रहे हैं, शुल्क, शिक्षा शुल्क बढ़ा दिए गए हैं। अब जो आप पढ़ाई होगी, जो पढ़ेंगे उस पर भी कर लगेगा। इस पर सरकार कहती है कि राजस्व चाहिए, लेकिन सवाल है राजस्व किसके लिए? यदि शिक्षा महंगी हो जाए, यदि स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हो जाए, यदि रोजमर्रा का जीवन महंगा हो जाए,
तो विकास का लाभ किसे मिल रहा है, साधारण नागरिक को या राज्य तंत्र को? यह बजट है या एक राजनीतिक संदेश? क्या आप हर घर में इंडक्शन रखने का प्रचार करते हैं, आप सलाह देते हैं, लेकिन वो जो किचन है, किचन का काम है, वो होगा तो उस पर आपने टैक्स थप दिया? तो ये कैसा बजट है? जनता को भ्रम में डाला गया है। इस बजट को देखकर लगता है कि सरकार आर्थिक दस्तावेज से ज्यादा राजनीतिक संदेश देना चाहती। मध्यम वर्ग को राहत दीजिए महोदय, सरकारी कर्मचारी खुश कीजिए, शेयर बाजार को सकारात्मक संकेत दीजिए और उम्मीद कीजिए कि राजनीतिक माहौल अनुकूल रहेगा। लेकिन अर्थव्यवस्था केवल राजनीति से नहीं चलती महोदय, अर्थव्यवस्था उत्पादन से चलती है, रोजगार से चलती है, नवाचार से चलती है, निवेश से चलती है, और इन क्षेत्रों में बजट कमजोर दिखाई देता है तो जवाबदेही कहाँ है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि सरकार कहती है कि यह बजट सफल होगा तो उसकी जांच कौन करेगा? हाँ, इस पर हम एक विचार दे रहे हैं। क्यों न एक स्वतंत्र आर्थिक आयोग बनाया जाए जो 6 महीने बाद केवल 4 सूचक देखे, केवल 4। आर्थिक वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय, रोजगार, मुद्रास्फीति। यदि परिणाम अच्छे आए तो सरकार को श्रेय दिया जाए, यदि परिणाम खराब आए तो जिम्मेदारी तय हो। लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं है मित्रों, लोकतंत्र जवाबदेही भी है, वह सरकार को समझना पड़ेगा। और अंत में, विकास या असमानता, यह बजट पूरी तरह खराब है ऐसा कहना भी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन यह कहना भी कठिन है कि यह बजट नेपाल की मूल आर्थिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। इसने मध्यम वर्ग को राहत जरूर दी है, लेकिन गरीबों को प्राथमिकताएं नहीं दी। इसने मांग बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन उत्पादन बढ़ाने का कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं है। इसने निवेश की बात जरूर की है, लेकिन निवेशकों का विश्वास नहीं जीत पाया है। इसने कृषि की चर्चा की है, लेकिन छोटे किसानों के भविष्य की स्पष्ट दिशा नहीं दिखाई देती। इसने विकास का वादा किया है, लेकिन सामाजिक न्याय की गारंटी नहीं दी है। यही कारण है कि आज नेपाल यह बहस से घिर रही है, पूरे नेपाल में यह बहस चल रही है कि क्या यह बजट आर्थिक सुधार है या असमानता का नया अध्याय? क्या यह विकास का रोड मैप है या फिर उम्मीदों और नारों के सहारे जनता को भ्रमित करने का एक और प्रयास? अंतिम फैसला आपके हाथ में है। मित्रों, कमेंट में जरूर बताइए, क्या यह बजट नेपाल को समृद्ध बनाएगा? आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।